हेलो बच्चों। हम पढ़ा रहे थे बेटा एक्सपेरिमेंटल स्किल, और एक्सपेरिमेंटल स्किल के इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे बेटा जी। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। एक्सपेरिमेंट नंबर आप देखिए आइए, हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी। इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट। देखिए बेटा, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी ट्यूब एंड द इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट। ठीक है, सरफेस क्या हुआ पड़ता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपने लैब्स में देखा होगा बेटा जी, एक इंस्ट्रूमेंट दिया रहता है जिसमें तीन तीन चार चार कैपिलरी ट्यूब एक साथ फिट होती है, और उसमें जो है वाटर डाल दिया जाता है। और जो कैपिलरीज तीन तीन चार चार कैपिलरीज है उसमें डिफरेंस क्या होता है कि वो तीनों चारों जो कैपिलरी ट्यूब है अलग अलग रेडियस की होती है। तो एक पतली, एक उससे मोटी, एक उससे मोटी, एक उससे मोटी, इस तरह की कैपिलरी ट्यूब जो है फिटेड होती है उस एपरेटस में। और फिर उसमें जो हम लिक्विड भरेंगे, तो वो जो लिक्विड है बेटा, वो लिक्विड उन कैपिलरीज में ऊपर चढ़ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे चढ़ जाता है। ठीक है बेटा, वो देखेंगे हम इस तरह से। देखिए आप ये से आगे था, तो उससे भी स्मॉल हाइट की भर। और एक मैंने नोट लगा इसके आगे, मैं तो केवल टच करेगा, लेवल को टच करेगा। ये आपका पॉइंटर है, दैट इज पॉइंटर है। आप लिख सकते हैं इसको पॉइंटर है ये। इस तरह का जो एस्पेक्टस है बेटा, आपके एक्सपेरिमेंट उसमें लगा रहता है। एक्सपेरिमेंट लगा रहता है बेटा। आप देख रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट में क्या देखा आपने, कि तीन अलग अलग रेडियस की कैपिलरीज रखी हुई है, और इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जो कि
कैपिलरीज ट्यूब में जो है ये ऊपर की ओर चढ़ गया और केश नलियां बन गई अलग अलग रेडियस की 3 केश नलियां बन चुकी हैं। और इसमें देखिए जो हाइट है इसका, जो सबसे कम रेडियस की है उसमें सबसे ज्यादा हाइट बढ़ी, जो थोड़ी ज्यादा रेडियस की है उसमें उससे कम, और जो सबसे ज्यादा रेडियस की कैपिलरी है उसमें सबसे कम हाइट की जो है बेटे ऊपर तक चढ़ा है। तो आपने क्या चीज निकालनी है, सरफेस टेंशन निकालना है पानी का इनलेट। कैसे करेंगे, देखिए बेटा, ये देखो बेटा जी, ये होती है आपकी कैपिलरी, एक कैपिलरी ले लो, अलग से समझा रही हूँ। और पानी इस तरह से हो जाता है, चढ़ जाता है, और हम जो ये हाइट है इसकी, हम ये वाली हाइट लेते हैं। लेकिन जो ये हाइट जो होती है एक्चुअली में दिस हाइट होती है ये, ओके। और जो आपका सरफेस टेंशन अगर इसमें टी है, लिक्विड में क्या है, टी है सरफेस टेंशन। और ये जो इस तरह से यहाँ पे मुड़ा हुआ है ये थीटा बना रहा है, इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो जो इसका सरफेस टेंशन है वो उससे निकलेगा, H इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। अगर आप यहां से निकाल ले तो ऐसे निकल जाएगा, ये इधर ले आइए, टी निकल जाएगा, टी इज इक्वल टू रो जी आर एच बटे 2 cos थीटा। ठीक है बेटा जी। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है तो आपको पता है वो क्या चीज है, वो डेंसिटी ऑफ वाटर, जी ग्रेविटेशन, उसकी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। और ये आपका जो आर है, आर इज द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी, एच इज द हाइट, और थीटा इज द दैट एंगल जो इसके के शनि के बनाया है, थीटा ये आपका एंगल है। तो बेटे, अगर आपका कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसकी सरफेस टेंशन आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में साधारण तौर पर जो पूछा जाता है किताबों में क्वेश्चन वो इससे है। लेकिन इस सरफेस टेंशन के लिए आप एक कंडीशन याद रखिएगा बेटे, और वो कंडीशन ये है कि जो एच है, ये जो एच है, ये वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। आर इज दिस, अगर एच बहुत बड़ा है इस आर से, एच अगर क्या है, बहुत बड़ा है आर से, तब सरफेस टेंशन के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है बेटे। लेकिन जो आपका क्या नाम है, लैब्स में होता है सरफेस टेंशन निकालने का बेटा जी, उसमें जो है वो लगभग आर और एच इक्विवेलेंट होते हैं। उस समय जो ये फॉर्मूला बदल जाता है निकालने का सरफेस टेंशन, वो आपका ये हो जाता है टी इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में एच प्लस आर बाय 3 और रो जी। ठीक है बेटा। और उसके बाद है आपका पूरा ले लीजिए 2 cos थीटा। समझ में आई बात बेटा। अगर आप इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा जी, अगर आपने इस अप्रेटिस से निकालना है, और ये जो है ना पॉइंटर, पॉइंटर्स की लेवल तक रहता है बेटा। कौन सी कंडीशन में है, जब एच और आर लगभग कंपेयर में बराबर है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सरफेस टेंशन P इज इक्वल टू आर एच प्लस आर बटे 3 रो जी अपॉन 2 cos थीटा। ठीक है बेटा। इसी के बेटे सब क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए, ये कर लिया सबने। आप ये लिख लीजिए, ट्यूब्स और मेटलिक प्लेट, ट्यूब्स, ठीक है, दैट इज मेटलिक प्लेट
ये 50 बेटा की ऑन की प्लेट से आप का कैपिलरी रेज इसमें थर्ड और इसलिए कैपिलरी ट्यूब राइज जो कैपिलरी में पानी का चढ़ता है उससे हम सब टेंशन निकाल सकते हैं। ये जो पॉइंटर है बेटा इसमें क्या होता है स्केल होता है। ये आपको बता देता है कितना H1 H2 H3 हाइट कितनी डिक्रीज हुई कितनी इंक्रीज हुई। ये आपको रीडिंग देता है पूरे पॉइंटर एच की वैल्यू देता है ये। क्योंकि इतना लेवल तो इतना जो वाटर का लेवल है ये तो इसमें तो पानी भरा ही है और आगे जो ऊपर ये वाला लेवल है ये आपको ये पॉइंटर वैल्यू दे देता है। क्वेश्चन नोट करिए बेटा। Give symbol and unit of surface tension. Give symbol and unit of surface tension. तो क्या होता है सरफेस टेंशन का भाई सिंबल किससे लिखते हैं सिंबल क्या होता है सरफेस टेंशन P और यूनिट क्या होती है N m-1 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक बेटा। फिर है गिव रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। क्वेश्चन नेक्स्ट नोट करिए गिव्स गिव रिलेशन बिटवीन एंड सरफेस एनर्जी। देखिए बेटा सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे
Why liquid surface why liquid surface are generally curved कर्व हो जाता है ना मुझे ऊपर से एरिया ड्यू वाई क्यों हो जाता है कर्व ड्यू टू सरफेस टेंशन ठीक है आंसर क्या लिखेंगे आप आंसर लिखेंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन ठीक है बेटा जी लिख लिया सबने बता दे कर्व हो जाता है किसके कारण कर्व हो जाता है why liquid surface are generally curved due to surface tension next question beta how on which sides क्वेश्चन है on which side of the of two liquids on which side of the अभी टू नहीं बेटा बस of liquid on which side of liquid surface comma pressure is more ज्यादा किस साइड होगा ऑन विच साइड ऑफ द लिक्विड कौन सी लिक्विड की कौन सी तरफ जो है सरफेस प्रेशर जो है ज्यादा होगा तो आप लिखेंगे आंसर प्रेशर इज मोर ऑन द कॉनकेव साइड्स आंसर प्रेशर इज मोर ज्यादा होगा ऑन कॉनकेव साइड कॉनकेव यानी अवतल साइड ऑफ द लिक्विड सरफेस
Next question. How much is the excess pressure? How much is the excess pressure inside a spherical liquid? Drop and a spherical liquid bubble and a spherical liquid bubble. देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल। ये दो चीजें हैं, एक तो स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है और दूसरी स्फेरिकल लिक्विड बबल है। ठीक है, उसने कहा हाउ मच द एक्सेस, जो प्रेशर किसके अंदर ज्यादा होगा। तो देखिए लिखिए आंसर। फॉर ए स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप, फॉर ए स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप excess pressure is 2T बटे R। ठीक है बेटे, जो स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है उसमें जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 2T/R। व्हाट इज द टी? टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। ठीक, और रेडियस और R इज द रेडियस ऑफ ड्रॉप। T सरफेस टेंशन, और उसके लिए लिखिए जरा, फॉर ए स्फेरिकल लिक्विड, फॉर फॉर ए स्फेरिकल लिक्विड तो बबल, बबल के लिए लिखिए कितना होता है, एक्सेस प्रेशर is excess pressure in 4T/R। क्या बेटे, सुन लिया? ये जो है एक्सेस प्रेशर कितना होता है स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप के लिए होता है बेटा जी, 2T/R। ओके, और एक्सेस प्रेशर लिक्विड बबल के लिए होता है 4T/R। आपको पता ही है कि क्या चीज है, सरफेस टेंशन। और आर क्या चीज है, रेडियस ऑफ बबल। ठीक है करें, नोट कर लीजिए।
क्या दो दे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज कैपिलरी? व्हाट इज कैपिलरी? वन ठीक है। व्हाट इज कैपिलरी? आंसर, it is an open tube. लिखिए आंसर, it is an open tube with very ये ओपन ट्यूब इस तरह की होती है बेटा, नीचे से बहुत साइड्स कह लीजिए, with very redness. तो ऐसे देखिए, कोई कैपिलरी पतली है, कोई कैपिलरी मोटी है, इस तरह से बताया था। इट इज एन ओपन ट्यूब, ओपन ट्यूब होती है। विद वेरिंग हाइट, अलग अलग हाइट की ओपन ट्यूब होती है। Why the liquid? Next question. Why the liquid should be free from grease? Hmm. Why the liquid should be free from grease? Grease reduce surface tension. जो ग्रीस होती है बेटे, वो सरफेस टेंशन को जो है कम कर देती है। ठीक है, ग्रीस रिड्यूस की सरफेस टेंशन। फिर क्या बेटे, बताते हैं। देखिए बेटा, देखो कुछ थोड़े से एक दो क्वेश्चन और है, वो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन
if the length of a capillary tube is less than the height up to which liquid would rise, to which liquid would rise, liquid would rise। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है but will that happen if the length of the capillary tube is less than the height of the which liquid would rise। क्या होगा अगर जो है हाइट किसी कैपिलरी ट्यूब में किसी की कम बढ़ती है और किसी की ज्यादा। और क्वेश्चन एक और भी इसके साथ रहेगा इसके बाद भी राइज इन इट और इसके साथ विल द लिक्विड ओवरफ्लो। क्या जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है विल द लिक्विड ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कर अगर इतना बढ़ जाए कि उसकी जो हाइट है अगर हम जो कैपिलरी है उसकी हाइट को काट दे छोटा कर दे तो क्या उस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो ओवरफ्लो करेगा लिक्विड? तो नहीं बेटा, ओवरफ्लो नहीं करेगा वो। नो। आंसर लिखिए। नो, द लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो। द लिक्विड will rise, the liquid will rise up to the up to the upper edge, जो ऊपर का किनारा है, upper edge of the capillary tube। No, the liquid will not overflow. The liquid will rise up to the upper edge of the capillary। वो ऊपर तक आ जाएगा लेकिन ओवरफ्लो नहीं करेगा। Then its surface will become, लिखे, then its surface will become less curved
कम कर्व हो जाएगी एंड बिकेम प्लेन एंड बिकम प्लेन। therefore radius of curvature therefore radius of curvature are increase। therefore radius of curvature are increase और h लिख लीजिए। हाइट जो है is inversely proportional to r as h tends to infinite। गलती r क्या हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होगा। बट अगर आप r को इनफाइनाइट कीजिए अनंत कीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर विथ क्या लिखा है मैंने लिखा है कि देन इट्स सरफेस विल बिकम लेस कर्व्ड एंड बिकम प्लेन देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक 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 वो सही है h इनफाइनाइट r इज इक्वल टू 0 यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा बेटी खत्म हो जाएगा प्लेन हो जाएगा। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर खत्म हो गया तो प्लेन होगी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। कितना होता है बेटे वाटर का सरफेस टेंशन। क्वेश्चन व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। कितना होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बेटा आंसर लिखिए 7। द सरफेस टेंशन of water is 7.275 into 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर -1 at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है 20 डिग्री टेम्परेचर पे जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है वो कितना होता है बेटा 7.275 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर।
तो ये जो से आपके इस वाले एक्सपेरिमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे बेटा, वो आपके फिनिश हो गए हैं। और अब आप पढ़ेंगे बेटा जी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 8। 7th हो गया आपका। एट पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 8। देखिए क्या है एक्सपेरिमेंट नंबर 8। एक्सपेरिमेंट नंबर 8, स्पीड ऑफ साउंड in air at room temperature using a resonance tube। देखिए बेटा, हमें जो साउंड है उसकी वेलोसिटी, साउंड की जो स्पीड है वो निकालनी है। किस में निकालनी है? एयर में, एट रूम टेम्परेचर यूजिंग ए रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है, रेजोनेंस ट्यूब का यूज करते हुए हमें एयर में साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो हम उसको किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। मैं एक एपरेटस बना रही हूँ जो कि आपके लैब्स में यूज होता है। स्केल है ये जो कि आपकी रीडिंग देगा। यहाँ पे इस तरह का स्केल है। ठीक है? ये आपका स्केल है जो रीडिंग देगा। 0, फिर आपको 10, 20, इस तरह से करते करते यहाँ पे कितनी रीडिंग आएगी? 100। स्केल। ठीक है बेटा। और ये आपका फ्लाक्स है। ये हुआ है इस, और ये
अब इस तरह से देखो बेटा, ये आपकी रेजोनेंस ट्यूब है, स्केल है, और ये फ्लास्क है। फ्लास्क में पानी हम डाल रहे हैं। तो मुझे क्या निकालना है, इस रेजोनेंस ट्यूब की हेल्प से स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो पहले तो मुझे साउंड क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, साउंड क्रिएट करने के लिए मैंने क्या लिया, एक इस तरह का, से क्या बोलते हैं आप, ये यू टाइप का जो हम इस तरह से लेते हैं, और इसको ऐसे जोर से मारो तो इसमें वाइब्रेशंस होते हैं और साउंड होती है, लेकिन सर्विकल सर्विकल टुकड़ा होता है। ठीक है, जब हमने इसमें मारा तो इसमें क्या हुआ है, साउंड वाइब्रेशन से साउंड हुई। ये आपकी रेजोनेंस ट्यूब है वो। ठीक है बेटा, इसमें लिक्विड फिलअप है यहाँ तक। और ये लिक्विड कहाँ से आ रहा है, यहाँ। ओके, और देखिए, जो भी इसकी हाइट है ऊपर नीचे होगी, वो कहाँ से नोट कर लेंगे हम, इस स्केल से जो पास में स्केल लगा हुआ है। देखिए बेटा, मान लीजिए जो पहले हाइट, जो खाली था ये पोर्शन, वो था L1, और सेम मान लीजिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक आप मान लीजिए, दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक क्रिएशन। क्या मान सकते हो आप इसे, फर्स्ट हार्मोनिक क्रिएशन। ठीक है क्या, F1, आप इसे P पॉइंट मान लो, इसे D मान लो। और अगर मैंने अब इस तरह से इस पानी को सेट किया बेटा, कि ये पानी जो है इससे थोड़ा नीचे आ गया, तो ये जो इसका लेवल है यहाँ तक आ जाएगा। मैं इधर बना रही हूँ बेटे, देखो, ये ये तो आपका पहला था। ठीक, दैट इज L1। और जैसे ही ये वाटर नीचे गया, मान लीजिए ये वाटर लेवल यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, इसमें मैंने कहा कि उसमें जो है आपके कितने हार्मोन्स हो गए, ये देख बेटा, ये ऐसे, और पूरा यहाँ, ये देखो, ये ये हाफ, ये आपका एक हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा हार्मोनिक। जो इस तरह से आपके ये बने, आपके दरमियान तीन हो गए। और मान लीजिए अब जो ये हाइट है वो हो गई L2। कितनी होगी बेटा, L2। तो आपका पहले क्या हाइट थी, L1, और पानी का लेवल सेट करने में हाइट नीचे चली गई, और वो उसमें एल उसकी हाइट हो गई L2। तो आप ये लिखेंगे इक्वेशन इसमें, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू λ/2। ठीक है बेटा, आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, बी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एफ, अगर एफ ले लो फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा बेटा वी अपॉन एफ। तो इस लैम्डा का मान मैंने यहाँ रख दिया इस इक्वेशन में। क्या हो जाएगा इससे, L2 माइनस L1 बाय बराबर, ये हो जाएगा आपका V अपॉन 2F।
ठीक है बेटे। और अगर मुझे बस वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी पे, वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा बेटा जी, v इज इक्वल टू 2f ब्रैकेट में L2 माइनस L2 माइनस L1 तो स्केल से ले लेंगे, और 2 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी, क्या आ जाएगा साउंड की स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड। जो ये मैंने इतना वाटर का लेवल इस तरह से एडजस्ट किया बेटे कि इसमें जो है रेजोनेंस हो, 1 3 पार्ट आ गए इसमें, देखो 1 2 3 पार्ट रेजोनेंस ओपन, ये आप कह लो कि दैट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन गया ना, जब पानी नीचे चला गया तो यही कैपिलरी ट्यूब किसमें कन्वर्ट हो गई, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन गई है। ठीक है, तो आप जो है बेटा जी इस तरीके से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। इसी से रिलेटेड मैं आपको बेटा एक न्यूमेरिकल कराने जा रही हूँ, जो कि आ सकता है आपका भी है, इस तरह का एक आया था, देखिए, हटा दें, हो गया। लिख लो। देखिए बेटा क्वेश्चन लिख पा रही हूँ मैं, क्वेश्चन नोट करेंगे। एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप has a fundamental frequency of 1.5 kilohertz. The number of overtones that can be distinctly heard by a person with this organ pipe will be assumed that
क्या चीज मान लीजिए, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द हाईएस्ट a person can hear, a person can hear मतलब सुन सकता है, is 20,000 hertz। ऑप्शन है ए आंसर 6, बी 7, सी 4 और डी 5। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, द नंबर ऑफ ओवरटोन्स दैट कैन बी डिस्टिंक्टली heard by person with the organ pipe will be assumed the highest frequency a person can hear is 20,000। एक आदमी जो है वो 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति तक की जो आपके ओवरटोन्स है वो सुन सकता है, इससे ऊपर के ओवरटोन्स वो नहीं सुन सकता। ठीक है, तो ये देखिए मैं बना रही हूँ बेटा, पहले फंडामेंटल बनाया मैंने इस तरह से। यहाँ जब लिक्विड हुआ, ये यहाँ पे लिक्विड हुआ इस तरह से आया, दैट इज F1। कितना है बेटे, 1.5 हर्ट्ज, दैट इज फंडामेंटल। इसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल। फिर सेकंड वाला देखेंगे, देखिए बेटा मान लीजिए उसके बाद इस तरह से हुआ, ये देखिए, दैट इज उसके बाद होएगा थर्ड नंबर का, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 × F1, ये हो जाएगा 3 × 1.5, कितना हो गया बेटे 15 से 45 4.5 हर्ट्ज। और इसी तरह से F1 के बाद F3, फिर F3 के बाद जो होगा बेटे वो होगा F5। इस तरह से देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 इस तरह से, दैट इज F5 इज इक्वल टू 5 × F1, यानी कि 15 5 75, ये हो गया 7.5। इस तरह से आपने निकालते गए, फिर होगा F7, वो कितना होगा 7 × 1.5। ठीक है, और फिर आप इसकी भी जो आएगा, फिर आप निकालिए F9। F9 क्या हो जाएगा बेटा जी, F9 हो जाएगा आपका 9 × 1.5, वो आ जाएगा। और फिर निकालिए F11, ये आ गया 13.5, इतना हर्ट्ज। F11, अब आप ये कहोगे कि मैडम आप ये क्यों निकालती जा रही हो, तो इसका एक रीजन है बेटा, वो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्यों निकाल रही हूँ मैं। F11 क्या हो जाएगा, 11 × 1.5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगी 16.5 हर्ट्ज। ठीक है, फिर F11 के बाद F13 निकालिए, F13 हो जाएगा 13 × 1.5 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 19.5 हर्ट्ज। ठीक है, और फिर 13 के बाद आएगा 15, तो आप लिखिए F15 इज इक्वल टू
15 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये आया बेटे आपका 22.5 यानी हर्ट्ज। अब आप ये देखो कि इसकी जो 15वें नंबर फ्रीक्वेंसी का जो ये हुआ आपका रहता है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आई वो आई 22.5, लेकिन आदमी कहाँ तक सुन सकता है? क्वेश्चन में दिया है कि भाई वो तो सिर्फ इतने 20 किलो हर्ट्ज तक या 20,000 हर्ट्ज कह लीजिए, और नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज तक जो है, 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज तक इसमें आप सुन सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर की तो आप सुन नहीं सकते। ये जो है ना फंडामेंटल जो है, ये किलो हर्ट्ज का है, इतना किलो हर्ट्ज, तो ये सारे किलो हर्ट्ज के हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है? सब किलो हर्ट्ज, ये सब कितने में आएंगी? किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, ठीक है, किलो हर्ट्ज। और ये आ गया 22.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है बेटा जी, तो कहने का मतलब जो मेरे को सुनने वाली जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो 20,000 हर्ट्ज तक है, यानी 20 किलो हर्ट्ज तक। और ये जो 15वें नंबर का जो वो रहता है, जो उसकी साउंड कितनी आ गई उसमें? 22.5, तो ये तो सुन ही नहीं सकता आदमी, ज्यादा आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है? उसने क्या कहा था? A closed organ pipe has a fundamental frequency increase the number of overtones can distinctly heard by a person। अब आप कितने कहोगे? कितने नंबर ऑफ टोन्स हैं? देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? और फिर ये वाला एक से, यानी तो ये जो 7 है, ये तो है ऑडिबल हार्मोनिक, इसे कहते हैं ऑडिबल हार्मोनिक। नंबर ऑफ 7 तो ऑडिबल हार्मोनिक हो गए। आप लिख सकते हैं इसमें द नंबर ऑफ, यानी के नंबर ऑफ ऑडिबल जो सुनाई देने वाले हैं, ऑडिबल हार्मोनिक कितने हैं? 7। और उसने पूछा नंबर ऑफ ओवरटोन्स। ओवरटोन्स किसे कहते हैं बेटा? जो फंडामेंटल होता है ना, उससे को छोड़ के नीचे वाले जितने भी आपके रेजोनेंस है, दैट इज कॉल्ड ओवरटोन्स। तो अगर मैं एक फंडामेंटल को छोड़ दूं, 1 2 3 इस तरह से छोड़ दूं, आप ध्यान से देखेंगे, एक को छोड़ दूं तो कितने आ जाएंगे हार्मोनिक्स? 6। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ ओवरटोन्स, ओवरटोन्स इज इक्वल टू 6। फंडामेंटल को छोड़ के फंडामेंटल के ऊपर कितने टोन्स बने हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? ओवरटोन्स। फंडामेंटल को छोड़ के, अगर फंडामेंटल को मिलाओगे तो 7 हो गए नंबर ऑफ ऑडिबल हार्मोनिक्स। ये जो हार्मोनिक, ये हार्मोनिक ही तो है, हार्मोनिक समझ रही है। और जो हार्मोनिक्स छोड़ दीजिए, फंडामेंटल को छोड़ दीजिए, तो ये हार्मोनिक्स कितने हो जाएंगे? इस तरह से, जो 7 में से एक फंडामेंटल रहेगा जो 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटे? आंसर आ जाएगा इसका, दैट्स द राइट आंसर, ओवरटोन्स हो जाएगा 6। क्या बेटा? समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, मैं फिर आपको समझा देती हूँ, आपको नहीं समझ में आया सुन लीजिए। ये आपका क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसमें जब रेजोनेंस पे साउंड क्रिएट हुई तो ऑडिबल्स हार्मोनिक्स हुए। और तो जब लिक्विड नीचे किया गया, इसमें जो है आपने ये देखना है कि कितने 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी तक एक आदमी इतने सुन सकता है। और उसने क्या कहा था कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 1.5 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ से लेके फंडामेंटल से लेके 1.5 किलो हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक, 1.5 किलो हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है, वहां तक आपको ये देखने है कि कितने ऑडिबल हार्मोनिक्स हुए। उसको देखने के लिए आपने फ्रीक्वेंसी को निकालना। कैसे?
जो आपका इवन नंबर्स है उसमें इवन्स आते हैं और ऑड्स में आएंगे। तो ऑड्स में आएंगे, जैसे वन है, F1 फंडामेंटल दे रखी है, तो फंडामेंटल वन के बाद 3 नंबर का ऑर्डिनल बनेगा, यानी F1 के बाद F3 निकलेगा। 3 into F1 इज इक्वल टू 4.5 किलो हर्ट्ज। और फिर नंबर F3 के बाद जो है आपका निकलेगा F5। ठीक है, फिर F5 निकला 7.5 किलो हर्ट्ज। फिर F5 के बाद निकलेगा F7 के बाद F9 के बाद F11 और F11 के बाद F13 और F13 के बाद F15। आपने लास्ट में जब आपने 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर हो गया वहां रोक दिया। क्या कहने का मतलब है कि उससे ऊपर तो एक पर्सन सुन ही नहीं सकता, तो वहां पर जो है ऑडिबल हार्मोनिक्स वो नहीं है, यानी F15 नंबर का जो हार्मोनिक है उसे आदमी नहीं सुन सकता उसमें कहा। तो मेरा केवल 13 तक सुना। तो F1 से लेके जो F13 तक है उसे काउंट कर लीजिए। काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 बने। हाँ, ऑडिबल हार्मोनिक्स। ऑडिबल हार्मोनिक मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, ऐसे हार्मोनिक 7 बने। और जो ओवरटोन्स होते हैं, ओवरटोन्स फंडामेंटल को छोड़कर, उसमें से जो फंडामेंटल है उसका उसको छोड़ दीजिए। और जो आपको बाकी के जो शेष बचे हुए हैं, बाकी की जो शेष बचे हुए हैं उसे कहते हैं ओवरटोन्स। अगर 7 और नंबर ऑफ ऑडिबल हार्मोनिक से एक घटा दीजिए तो कितना हो गया? 6। जो नंबर ऑफ ओवरटोन्स कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा नीटू। क्लियर बेटे जी? बस अब इससे आगे के एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा? तो थैंक यू।